दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक ही माँ से पैदा हुए भाई बहन कभी नहीं मिलते हैं। भाई बहन का प्यार दुनिया के लिए एक मिसाल है। भाई अपनी बहन को इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। बहन भी शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो हमेशा अपने भाई की खुशी की कामना करती रहती है। लेकिन आज के इस रंग बदलती दुनिया में मुंबई के रहने वाले दो भाइयों रविंद्र और मोहनदास विलेकर ने अपनी सगी बहन सुनीता विलेकर को 20 सालों तक एक अंधेरी कोठरी में कैद करके रखा बिना किसी कसूर के। उसने उस कोठरी में जो जिंदगी गुजारी उसे जानकर हर किसी का मन द्रवित हो उठेगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल 11 जुलाई 2017 की बात है। हमेशा की तरह उस दिन भी सवीना मर्टेस अपनी संस्था के ऑफिस में समय से पहुंच गई थी। वह अपने कंप्यूटर पर आए इमेज मैसेज चेक करने लगी। मैसेज को पढ़ने पढ़ते उनकी नज़र एक निवेदन पर आकर रुक गई। वह निवेदन बहुत ही गंभीर और अत्यंत मर्मिक था। किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा भेजे गए उस मैसेज को पढ़कर सवीना मर्टिस सन रह गई। उन्हें इस संदेश पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो इंसान और इंसानियत के नाम पर कलंक है। सिवाना गोवा के पणजी शहर की एक जानी मानी समाज सेवी संस्था की अध्यक्ष है। उनकी संस्था नारी उत्पीड़न को रोकने का काम करती है। ऑनलाइन भेजे गए उस संदेश में उस व्यक्ति ने लिखा था कि पणजी बंदोली गांव सुपरमार्केट के आगे एक बंगले के पीछे बनी कोठरी में सुनीता विलेकर नाम की महिला कई सालों से कैद है। मेरी आपसे विनती है कि आप उसकी मदद करें, उसे कैद से मुक्त कराएं। सवीना मर्टिस ने इस ईमेल मैसेज का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लिया। अपने सहयोगियों के साथ बांदोली गांव जाकर उस मैसेज की सच्चाई का पता लगाया। इसके बाद उन्होंने पणजी महिला पुलिस थाने जाकर वहां की महिलाएं थाना प्रभारी रीमा नाइक से मुलाकात कर उन्हें पूरी बात बताकर ईमेल मैसेज का प्रिंट उनके सामने रख दिया। सवीना ने सुनीता को बंदी बनाकर रखने वाले उसके दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर उसे कैद से मुक्त कराने की मांग की। थाना प्रभारी रीमा नाइक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दे दी। अधिकारियों का निर्देश मिलते ही वह पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हो गई। जिस समय पुलिस टीम बताए गए पते पर पहुंची उससे पहले ही समाज सेवी संस्था के सदस्य, डॉक्टर, प्रेस वाले और एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी थी। तीन पुलिस टीम और संस्था के सदस्यों को पहले तो सुनीता के दोनों भाइयों और भाभियों ने गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सुनीता कई साल पहले पागल होकर कहीं चली गई थी। पर पुलिस और संस्था के सदस्य को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उनके मकान की तलाशी ली तो एक मकान में ताला बंद मिला। उस मकान से तेज बदबू आ रही थी। थाना प्रभारी को शक हुआ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उस मकान का ताला खोलने को कहा तो वे आनाकानी करने लगे। पुलिस ने उन्हें डांटा तो उन्होंने मकान का ताला खोल दिया। मकान का गेट खुलते ही अंदर से बदबू का ऐसा झोंका आया जिससे वहां लोगों को खड़े रहना मुश्किल हो गया। सभी को अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। मकान के एक कमरे में पुलिस कर्मियों ने झांक कर देखा तो उसमें एक महिला बैठी मिली। उसे बाहर आने को कहा गया तो वह चारपाई से उठकर एक कोने में चली गई। वह सुनीता थी। संस्था के सदस्य और पुलिस नाक पर रुमाल रखकर कमरे के अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर सभी चकित रह गए। कमरे के एक कोने में डरी सहमी सुनीता दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। उसके बदन पर कपड़े भी नाम मात्र के थे। यही वजह थी कि शर्म की वजह से वह बाहर आने को तैयार नहीं थी। संस्था के सदस्यों ने उसे कपड़े ला कर दिए तो वह उन्हें पहनकर कोठरी से बाहर आई। पिछले 20 सालों से एक कमरे में कैद सुनीता बाहर आकर उजाला देखा तो वह
अपने आप को संभाल नहीं पाई। खुशी से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बेहोश जैसी हो गई। संस्था के सदस्य ने उसे संभाला और पीने का पानी दिया। घटना स्थल पर मौजूद डॉक्टरों ने सुनीता का निरीक्षण किया और उसे एम्बुलेंस में लिटा दिया। डॉक्टर उसे पहले गोवा के आयुर्वेदिक मेडिकल अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसे बंदोली के मानसरोवर अस्पताल भेज दिया। सुनीता का परीक्षण किया गया तो वह मानसिक रूप से ठीक पाई गई। उपचार के बाद अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। सुनीता को अस्पताल भेजकर पुलिस और संस्था के सदस्यों ने कमरे का निरीक्षण किया जिसमें सुनीता रहती थी, तो पाया कि उस कमरे में सुनीता की जिंदगी बद से बदतर बनी हुई थी। वह उसी कमरे में नित्य क्रिया करती थी, मतलब ना तो वहां शौचालय और ना बाथरूम था जिसे डेली रूटीन के लिए तैयार हो सके, जिसके कारण कोठरी में कीड़े मकोड़ों और मच्छरों की भरमार थी। पता चला कि पिछले 20 सालों से सुनीता नहाई नहीं थी। उसके खाने के लिए एक टूटी प्लेट और सोने के लिए एक चारपाई थी। उसे खाना दरवाजा खोलकर देने के बजाय दरवाजे की निकली हुई एक पट्टी के बीच से ऐसे डाला जाता था जैसे किसी कुत्ते बिल्ली को दिया जाता है। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने सुनीता के भाई रविंदर और मोहनदास और भाभी अनीता और अमिता वेलेकर को हिरासत में ले लिया। थाने में जब इन सभी से पूछताछ की गई, सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर सुनीता पर किए गए अत्याचारों की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। 45 साल की सुनीता शिरोडकर उर्फ वेलेकर जितनी ही सुंदर थी उतनी ही महत्वाकांक्षी भी। पिता का नाम रामदेव वेलेकर था। सुनीता उनकी एकलौती बेटी थी जिसे वह बहुत ही प्यार करते थे। रामदेव के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे रविंदर और मोहनदास थे। दोनों की शादियां हो चुकी थी। घर में सबसे छोटी होने की वजह से सुनीता दोनों भाइयों अनीता और अमिता की भी लाडली थी। सुनीता ने भी भाइयों की तरह पणजी के कॉलेज से पढ़ाई की। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा हासिल करना अपना भविष्य तय करना चाहती थी, लेकिन माता पिता उस पक्ष में नहीं थे। पुरानी सोच वाले माता पिता का मानना था कि बेटिया को अधिक पढ़ाना ठीक नहीं है। उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद करा दी। 20 साल की उम्र में माता पिता उसके लिए योग्य लड़के ढूंढने की लगे। तलाश में जुट गए। अपनी जान पहचान वालों के माध्यम से जल्द ही उन्हें सुनीता के लिए एक अच्छा सा लड़का भी मिल गया। लड़के का नाम था रमेश चंद शिरोडकर। मुंबई की एक निजी कंपनी में वह नौकरी करता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी। सुनीता के पिता रामदेव को यह रिश्ता पसंद आ गया। इसके बाद सामाजिक रीति रिवाज से दोनों की शादी कर दी गई। वह 25 साल पहले की बात है। शादी के बाद रमेश चंद शिरोडकर और सुनीता मुंबई में हंसी खुशी से रहने लगे। 2-3 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसके बाद समय जैसे ही ठहर सा गया था, क्योंकि सुनीता इतने सालों बाद भी नहीं मां बन सकी थी, जिसकी वजह से रमेश चंद उदास रहने लगा और धीरे धीरे सुनीता से दूर जाने लगा। सुनीता भी इस बात को लेकर काफी दुखी थी। एक दिन ऐसा आया कि रमेश चंद की जिंदगी में दूसरी लड़की आ गई। उस लड़की के आने के बाद रमेश चंद काफी बदल गया। अब वह आए दिन सुनीता को प्रताड़ित करने लगा। उसने सुनीता के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। उसके चरित्र पर भी कीचड़ उछालने लगा। उसी लड़की की वजह से एक दिन वह सुनीता को उसके मायके यह कहकर छोड़ गया कि सुनीता का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। सुनीता को मायके पहुंचाकर रमेश चंद ने उस लड़की से विवाह कर ली, नई गृहस्थी बसा ली। इसके बाद वह सुनीता को भूल गया। रमेश चंद जिस तरह सुनीता पर घिनौना लाछन लगाकर मायके छोड़ गया था, उससे विलेकर परिवार काफी दुखी था। सुनीता भी पति के इस आरोप और व्यवहार से इस प्रकार आहा थी कि उसका हंसना मुस्कुराना सब बंद हो गया था। वह उदास और खोई खोई से रहने लगी थी। उसकी आंखों से अक्सर आंसू बहते थे। एक पिता ही था जो बेटी के मन की
स्थिति को समझता था। रामदेव बेटी का पूरा ख्याल रखते थे, वह उसे समझाते बुझाते रहते थे। पिता भी अपनी लाडली बेटी का दुख अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सके और एक दिन बेटी के दर्द को सीने से लगाकर हमेशा हमेशा के लिए यह संसार छोड़कर चले गए। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। पिता की मौत के बाद सुनीता अकेली रह गई। एक तरफ पति की बेवफाई और दूसरी तरफ पिता की मौत ने सुनीता को तोड़ कर रख दिया। अब सुनीता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दोनों भाई और भाभीियों उसकी अपेक्षा करने लगी। इससे सुनीता का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था। वह अपने प्रति लापरवाह हो गई थी। वो अक्सर अकेली बैठी बड़बड़ाती रहती थी। जहाँ बैठती वहाँ घंटों घंटों बैठी रह जाती थी। जहाँ जाती वहाँ से जल्दी लौट कर नहीं आती थी। रात दिन का उसके लिए कोई मायने नहीं रह गया था। सुनीता के इस व्यवहार से उसके भाइयों और भाभीियों ने उसका ध्यान रखने के बजाय उसे पागल करार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बिना किसी कसूर के उसके भाइयों और भाभीियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। 10 बाई 10 फुट के उस कमरे में हमेशा अंधेरा रहता था। इसके बाद भाई भाभीियों ने यह अफवाह फैला दी कि सुनीता पागल होकर पता नहीं कहाँ चली गई। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सुनीता उस अंधेरी कोठरी में रहकर अपने भाइयों और भाभीियों द्वारा दी गई सजा काट रही थी। भाभियां तो दूसरे घरों से आई थी, लेकिन भाई तो अपने थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उन सगे भाइयों का दिल भी इतना कठोर हो गया था कि उन्हें भी उस पर दया नहीं आई। वे बड़े बेदर्द हो गए थे। अंधेरी कोठरी में कैद सुनीता पर उसके भाई भाभी जिस प्रकार का जुर्म ढा रहे थे, उस प्रकार का तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी शायद अपने कैदियों पर नहीं ढाया होगा। घर का जूठा और बचा खुचा खाना ही उसे कोठरी के अंदर पहुंचाया जाता था। नित्य क्रिया के लिए भी उसे उसी कोठरी के कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था। न तो नहाने के लिए पानी मिलता था, न पहनने के लिए कपड़े, और न सोने के लिए बिस्तर था। उस कोठरी में इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं रह सकता था। यदि उसे वहां से मुक्त नहीं कराया जाता तो एक दिन उसकी लाश ही बाहर आती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने सुनीता को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे गोवा के भरी प्राय दोरिया आश्रम गृह भेज दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की बाद सुनीता के बड़े भाई रविंद्र, छोटे भाई मोहनदास, भाभी अमित और अनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी पढ़ने जाने तक चारों की जमानत हो चुकी थी और वे जेल से बाहर आ चुके थे। सुनीता गोवा के आश्रम में थी, जहां उसकी अच्छी देखरेख हो रही थी। आप ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।